हेलो बच्चों, वेलकम इन क्लास ऑफ फिजिक्स। मैं जीके श्रीवास्तव, हॉरिजन एकेडमी से आपका फिजिक्स टीचर। आज मैं आपको 12वीं क्लास में रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा। रे ऑप्टिक्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला स्फेरिकल मिरर है, प्लेन मिरर भी हमारे कोर्स में है। दूसरा है रिफ्रैक्शन, तीसरा डिस्पर्शन मींस प्रिज्म, चौथा है लेंसेज के बारे में जानकारी, और पांचवा आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मैं आपका जो क्लासेस स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन से आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं आज मैं। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन अ रे इज पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने रियल ट्रैक से किसी प्रॉपर एंगल पे बेंड कर जाती है। ये बेंड करने की जो फिनोमेना होती है बच्चों ना, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। लाइक दिस, आपने बोला व्हेन अ रे इज पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अदर मीडियम। सो व्हाट डू मीन बाय वन मीडियम टू अदर मीडियम? आइए इसके बारे में देखते हैं। सर यहां देखिए बेटा, वन मीडियम टू अदर मीडियम। सर लिखा गया मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू, मीडियम वन एंड मीडियम टू। लाइक आप इसे कह सकते हो रेयर और आप इसे कह सकते हो डेंसर। सर पहले इस बात को ध्यान दो, रेयर एंड डेंसर, ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर। मतलब कंपैरेटिवली रेयर, कंपैरेटिवली डेंसर। कंपैरेटिवली रेयर का मतलब ये होता है बच्चों कि इस मीडियम की डेंसिटी नीचे वाले से कम है, और कंपैरेटिवली डेंसर का मतलब ये होता है बच्चे कि नीचे वाले की जो डेंसिटी है ऊपर वाले से क्या है, ज्यादा है। तो जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब एक डेंसिटी वाले मीडियम से दूसरे मीडियम डेंसिटी वाले मीडियम से आती जाती है, तो जो वे होती है, हर रे एक वेव होती है। देखो पहली बात ध्यान से सुनो, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, वेव की जो होती है वो वेवलेंथ होती है, वेव की वेवलेंथ होती है, तो फिर तो रे की रे लेंथ होनी चाहिए। भाई अगर वेव की वेवलेंथ होती है तो रे की रे लेंथ होनी चाहिए? नहीं, बिकॉज हर रे एक वेव होती है। आपको पता है ना, हर रे एक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसीलिए उसकी भी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। इज इट क्लियर? तो मैंने कहा कि जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और देखिए मैंने एक रे को पास किया लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। इस रे का नाम रखा गया इंसिडेंट रे, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। देखा गया जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, रे टू डेंसर गई, तो नॉर्मल की तरह बेंड कर जाती है। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे जो एंगल आई है बच्चे, वो ग्रेटर देन एंगल आर है। यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का यहां पे छोटा है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड कर जाएगी, यही समझाना चाहते हैं। देखिए एक्चुअल में इस रे को सीधा जाना चाहिए था, गया नहीं, अपने रियल ट्रैक से किसी प्रॉपर एंगल पे बेंड कर गया। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब INR नहीं होता, नो नो नो। देखो डेफिनेशन में लिखा गया है, ये बोला गया है कि जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रियल ट्रैक से किसी प्रॉपर एंगल पे क्या होती है, बेंड कर जाती है। सो दिस इज कॉल्ड ए रियल ट्रैक, राइट? रियल ट्रैक ये है, रियल ट्रैक से किसी प्रॉपर एंगल पे बेंड कर गई, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। वाइस वर्सा, अगर आप यही डेंसर टू रेयर भेजते, देखो डेंसर टू रेयर, द कंप्लीट वर्ड इज ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर, राइट? जब कोई रे डेंसर टू रेयर जाएगी, ये देखिए दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बच्चे वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, मतलब ये किसी प्रॉपर एंगल पे ऐसे गई। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो एंगल आई है बेटा, वो एंगल आर से क्या है, छोटा है। इसका मतलब इस बार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, छोटा है। सो दिस इज द रियल ट्रैक। रियल ट्रैक ये हो गया, राइट? रियल ट्रैक से जितने डिग्री के एंगल पे बेंड कर गई, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। ज्यादातर बच्चों या टीचरों के दिमाग में कंसेप्ट ये होता है कि जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड कर जाती है, वो इसको और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नो, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली रिफ्रैक्शन ये होता है कि अगर रे आ रही थी तो उसका रियल ट्रैक ये है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो अपने रियल ट्रैक से किसी प्रॉपर एंगल पे बेंड करेगी, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, और बेंड करने की इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो होल कंप्लीट डेफिनेशन, when a ray is passing through optically denser to optically rare, ये ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, वो अपने रियल ट्रैक से किसी प्रॉपर एंगल पे बेंड करेगी, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन।
Is it clear? So we have two types of medium, optically rare and optically denser. Correct है? चलिए, so this is about the refraction. अब एक छोटी सी बात सर, अब आया रिफ्रैक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. सर लिखते हैं हम यहां पे जी. सर लिखा गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. हाँ जी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. एक एक बात को समझिएगा. चलिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं मैं. सही देखिएगा, इसको लिखा गया प्लेन, इसको लिखा गया नॉर्मल क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, राइट? और ये देखिए, चलिए मान लेते हैं दिस इज मीडियम 1 एंड मैंने मान लिया दिस इज मीडियम 2. यस, चलिए एक रे मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ गई. दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगर ध्यान से देखा जाए तो आपने अपने फिगर में आई की वैल्यू ज्यादा लिया, आर की वैल्यू कम लिया है. इसका मतलब ये ऑप्टिकली रेयर है, ये आपका क्या ऑप्टिकली डेंसर है, राइट? सो व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? पहला, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे. कहा गया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर मीटिंग एट अ पॉइंट. एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं एंड इन अ प्लेन. इन अ प्लेन. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ प्लेन. पहला हो गया. दूसरा, फिर उन्होंने कहा रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. मतलब ये रे जितने डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है उसका साइन लीजिए आप, डिवाइड बाई जितने डिग्री के एंगल पर वो रिफ्रैक्ट हो रहा है उसका साइन ले लीजिए आप बेटा, साइन आर. सर लिखा गया इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ मीडियम. यस, इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ मीडियम. फिर से सुनिए सर, जितने एंगल पे कोई रे इंसिडेंट होती है उसका साइन लिया गया और जिस एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है उसका साइन लिया गया. उन दोनों का रेशियो किसी एक मीडियम के लिए हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है. आइए मैं आपको समझाता हूं सर इसके बारे में, थोड़ा देखिएगा ध्यान से. सर लिखा गया यहां पे साइन आई डिवाइड बाई साइन आर. इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, ऑलवेज इक्वल टू फॉर अ मीडियम, फॉर अ मीडियम. एक मिनट, लिखा गया फॉर अ मीडियम, नॉट फॉर ऑल मीडियम. मैंने क्या बोला? फॉर अ मीडियम. किसी एक मीडियम के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है. इस कांस्टेंट का नाम लिखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जी सर, इस कांस्टेंट का नाम लिखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका जो सिंबल है वो लिखा गया म्यू. कोई कोई इसको स्मॉल एम से एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इसका सिंबल है कितना? म्यू. इसको कोई कोई स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करता है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, इस पर्टिकुलर लॉ को बच्चे हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ. SNELL'. क्या लिखा गया? स्नेल्स लॉ. तो दोबारा पढ़ता हूं सर. रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ मीडियम एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड द लॉ जिन्होंने बताया उनका नाम था स्नेल्स, सो नाम क्या गया? स्नेल्स लॉ. क्लियर हुआ? अब सुनो सर, बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. सर देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मोटा मोटा मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स बताता हूं सर. देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए डिफाइंड होगा, पहली बात. दूसरी बात, ध्यान रखिए, जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा, मतलब जिसकी डेंसिटी जितना ज्यादा होगी, राइट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा. मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हो. मैंने बोला एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है ये, मैंने बोला अगर मोटे मोटे तौर पर समझा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए डिफाइंड होता है, पहली बात. दूसरी बात, जिस मीडियम की डेंसिटी जितना ज्यादा होगी ऑफ कोर्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा. लाइक दिस. अगर बात करेंगे आप वाटर की, आप बात करेंगे एयर की, आप बात करेंगे ग्लिसरीन की, आप बात करेंगे सर चलिए लिंसीड ऑयल की, आप बात करेंगे डायमंड की या ग्लास की. देखिए सर, सबसे ज्यादा इफेक्टिव इंडेक्स डायमंड का होगा, उसके बाद ग्लास का होगा, उसके बाद आप वाटर लेते तो वाटर का होगा, या फिर सबसे कम किसका होगा? आपका एयर का होगा. इज इट क्लियर? तो मैं बात कर रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, बट एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए सर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर. हाँ जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कहा गया इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, समझिए, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू velocity of light in a medium is called as refractive index.
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को c से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम को v से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स व्हाई म्यू इक्वल्स टू c बाय b. अगर ध्यान से देखो सर तो आगे लिख सकते हैं हम लोग यूनिटलेस, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, कट जाएगा. दैट्स व्हाई यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. आइए इसे ठीक से लिखते हैं. सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, क्या लिखा मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. तो सर लिखा गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय सर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. इन मीडियम. सुनिए, जैसे अगर मेरे को चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर H2O, तो क्या करोगे आप? सर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. यस सर, ध्यान रखो मीडियम यहां पे है तो मीडियम यहां पे होना चाहिए. अगर आपने मीडियम की जगह दिया सर वाटर, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. इन दोनों के रेशियो को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. राइट है. अब एक छोटी सी बात जी, छोटी सी बात यह है कि जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इट इज अ फंडामेंटल कैरेक्टर. जैसे सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स. क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया था वेव चैप्टर के अंदर. चलो, एक ट्रांसवर्स वेव लिक्विड में एयर से लिक्विड की तरफ गई, तो क्या उसने अपना बिहेवियर ट्रांसवर्स से लॉन्गिट्यूडनल कर लिया? नहीं. दैट्स व्हाई वी कैन से जो फ्रीक्वेंसी होता है वो वेव का फंडामेंटल कैरेक्टर होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है. इसका मतलब जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, उसकी वेलोसिटी, उसकी वेवलेंथ, उसकी इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी सब कुछ चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है. सो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द रे या वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम. सो दैट यू कैन राइट लाइक दिस, म्यू इक्वल्स टू c by b. Yes. What is c? Velocity of light in air. तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और लिखा गया फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी को मैंने f से लिखा है. सो व्हाट इज लैम्डा नॉट? ऑफ कोर्स वेवलेंथ इन वैक्यूम. व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ इन मीडियम. बेटा जी कट गया, क्या बचा बोलो? लैम्डा नॉट बाय लैम्डा. और आगे लिखा गया sin i बाय sin r. तो कंप्लीट फॉर्मूला निकला म्यू इक्वल्स टू c by b equals to lambda naught by lambda equals to sin I by sin r. Sir, this particular formula related to refractive index. तो दोबारा refractive index, it is ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in a medium. जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, उसकी वेलोसिटी, उसकी वेवलेंथ, उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी सब कुछ चेंज हो सकती है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है. दैट्स व्हाई फॉर्मूला निकला म्यू इक्वल्स टू c by b lambda naught by lambda and sin I by sin r. The complete formula of the refractive index. Is it clear? अब कुछ बातें हैं उसको थोड़ा समझिए आप लोग. बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा जी. आइए समझते हैं थोड़ा. सबसे पहले स्टेप 1 देखते बेटा. स्टेप 1 बच्चे यहां देखना, सही यहां लिखा गया एयर, और बच्चे नीचे लिखा गया वाटर. नेचुरल है, एयर की डेंसिटी कम होगी, वाटर की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. आइए, एक रे एयर से वाटर की तरफ गया, एयर टू वाटर. यहां लिखा गया आई, यहां क्या लिखा गया आर. ऑफ कोर्स आई की वैल्यू बड़ी होगी, आर की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी, क्योंकि जो आपका रे है वो रेयर टू डेंसर जा रहा है. करेक्ट है. अब सुनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका. सर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम क्या है? 2 है. तो लिखेंगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स WA. देखो ये मीडियम फर्स्ट है, मीडियम क्या? सेकंड है. सेकंड मीडियम का नाम पहले आया, फर्स्ट मीडियम का नाम क्या आ गया? बाद में आया. देखो लिखा गया ये पहला मीडियम है. यस, ये क्या हो गया? दूसरा मीडियम. मतलब इंसिडेंट रे वाले मीडियम को फर्स्ट मीडियम कहेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे वाले मीडियम को क्या कहेंगे? सेकंड मीडियम. तो फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम क्या है? वाटर है. लिखेंगे ऐसे रिफ्रैक्ट म्यू WA, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर. इसका बाद होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर. लिखोगे कैसे भाई? लिखोगे म्यू W डिवाइड बाय म्यू A. ये होता है 4/3, और म्यू A ये होता है 1. सॉल्व करके क्या निकला? 4/3, जिसको सॉल्व करेंगे 1.33. यस सर. तो बड़ी बात ध्यान सुनना, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड मीडियम का नाम पहले आएगा, फर्स्ट मीडियम का नाम क्या आएगा? बाद में आएगा. पढ़ोगे ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. जैसे यहां फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम क्या है? वाटर है. आप क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो गया? 1.33. सुन लो बेटा, चाहे आपका CBSE हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो. सर
आप जब भी देखोगे वो न्यूमेरिकल में लिख देते हैं म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 4/3 लिख के छोड़ देते हैं। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिंगल रिप्रेजेंटेशन नहीं चलता, मतलब एक नाम नहीं चलेगा, तो दूसरा नाम आपको एयर लगाना पड़ेगा, फिर आपको एक स्टैंडर्ड मीडियम लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज एयर। पूरा क्या लिखोगे बोलो? आप पढ़ोगे क्या चीज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू कितना बोलो? एयर। वाटर कहोगे 4/3, एयर कहोगे 1, कट के कितना आ गया? 4/3। देखो यही आपका गिवन है ना? तो अगर वो सिंगल वर्ड देते हैं तो उसके पीछे आप एयर लगा दीजिए, राइट? अगला सुन लो, जैसे मान लीजिए अब मैंने लिखा बेटा यहां पर एयर, यहां लिखा मैंने ग्लास, एयर टू ग्लास। फिर से देखिए, रे इंसिडेंट हुई, so that's why this is called as angle of incidence, and that's why this is called as angle of refraction, angle of incidence and angle of refraction। ये देखिए, पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम क्या है आपका? ग्लास है। क्या लिखोगे भाई? आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यस, सेकंड मीडियम का नाम पहले, फर्स्ट मीडियम का नाम क्या लिखोगे? बाद में। लिखोगे कैसे? आप लिखोगे म्यू जी डिवाइड बाय कितना बोलिए? म्यू ए। इट मींस 3/2 डिवाइड बाय 1। सॉल्व करके निकला 3/2, काट के क्या निकला? 1.5। यस, आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है? 1.5 होता है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन करें, पहला मीडियम और दूसरा मीडियम, सेकंड मीडियम का नाम पहले आएगा, फर्स्ट मीडियम का नाम बाद में आएगा। जैसे अगर लिखा गया म्यू डब्ल्यू ए, पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर लिखा गया म्यू जी ए, पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर हुआ? आइए अब एक छोटी सी बात आपको और समझाता हूं मैं, चलिए सर देखिएगा ध्यान से। अब मैंने क्या किया बेटा जी, ये देखो मैंने लिखा ऊपर वाटर, और बच्चे नीचे क्या लिख दिया मैंने? ग्लास। चलो भाई, अब जो रे है वाटर से ग्लास की तरफ जा रही है, सो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी भी बेटा आई बड़ा होगा, आर छोटा होगा। क्यों? क्योंकि वाटर से ग्लास की तरफ जा रहे हो, ऑफ कोर्स वाटर की डेंसिटी कम है और ग्लास की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। पढ़ोगे क्या? इस बार लिखोगे म्यू जी डब्ल्यू। यस सर। सेकंड मीडियम क्या है? ग्लास है, और फर्स्ट मीडियम क्या है? वाटर है। लिखेंगे क्या सर आप इसे? आप इसे लिखेंगे म्यू जी डिवाइड बाय कितना बोलो? म्यू डब्ल्यू। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू कितना हो गया? वाटर। सेकंड मीडियम पहले, फर्स्ट मीडियम क्या हो गया? बाद में। सर अगर इसको ठीक से लिखोगे तो लिखोगे म्यू जी ए डिवाइड बाय म्यू डब्ल्यू ए। आपको पता है ये कितना बोलो? 3/2। यहां लिखा गया 4/3, सॉल्व करके कितना निकला? 9/8। राइट है? तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन शॉर्ट एक कंक्लूजन क्या निकला भाई? निकला ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोटे मोटे तौर पर कह सकते हो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए होता है। जिस मीडियम की डेंसिटी जितना ज्यादा होती है बच्चों, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही क्या होता है? ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कंपैरेटिव होता है। अगर नाम सिंगल लिखा हुआ तो उसके पीछे आप एयर लगा दीजिए। जैसे न्यूमेरिकल में अगर गिवन है म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 4/3, पीछे लगा लो एयर। पढ़ोगे पूरा ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू 4/3। राइट? हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते समय सेकंड मीडियम का नाम पहले आता है और फर्स्ट मीडियम का नाम क्या आता है? बाद में आता है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ बातें थी अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए इस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं सर, देखते हैं सर। ठीक है बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखिए न्यूमेरिकल। बच्चे क्वेश्चन ये था कि एक फिगर गिवन था पहला, हाँ जी, यहां लिखा गया था एयर और यहां लिखा गया था वाटर, एयर एंड वाटर। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस उन्होंने दे रखा था 60 डिग्री, और बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा गया था 45 डिग्री। यस, पहला फिगर। सर इसके साथ दूसरा फिगर बनाया गया और यहां लिखा गया एयर और फिर लिखा गया ग्लास। चलो भाई, अब लिखा गया ये एंगल 60 डिग्री, और बेटा ये वाला एंगल सपोज कीजिए उन्होंने दिया 30 डिग्री। नेचुरल है, इससे ज्यादा एंगल पर झुकेगा क्योंकि ग्लास है। सर उन्होंने तीसरा एंगल बनाया, फिगर बनाया बेटा। अब उन्होंने लिखा सर ऊपर वाटर जी, और नीचे लिखा इन्होंने क्या बेटा? ग्लास। बेटा आप ध्यान से देखिएगा, उन्होंने इस बार ये वाला एंगल दिया 45 डिग्री और बोला बताइए ये वाला जो एंगल थीटा होगा बच्चे, वो थीटा कितना होगा ये बताओ। राइट? ये तीनों फिगर एक ही क्वेश्चन के हैं, ये तीनों फिगर एक ही क्वेश्चन के हैं। पहले में एयर से वाटर है, दूसरे में एयर से ग्लास में है, तीसरे में वाटर टू ग्लास है, और पूछा गया लास्ट में बता बेटा ये वाला एंगल थीटा कितना होगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने किया जब हम एयर से वाटर की तरफ गए, ये लीजिए एयर टू वाटर जी, हम क्या लिखेंगे सर? हम लिखेंगे म्यू डब्ल्यू ए। यस, सेकंड मीडियम ये, फर्स्ट मीडियम ये। सर ये 60 डिग्री ध्यान रखना, दिस इज 60 डिग्री। राइट? तो हम लिखेंगे यहां पे साइन 60 डिवाइड बाई साइन 45। यस सर,
बोला गया था ना, साइन आई बाई कितना होता है, साइन आर। साइन 60 यस सर √3/2 होता है, एंड साइन 45 1/√2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे चैंपियंस, क्या लिखोगे, √3/2। समझे बच्चों, क्या निकल गया, √3/2। अब आइए सर, आप गए एयर से कहां, ग्लास की तरफ, सेकेंड वाले फिगर में एयर टू ग्लास। क्या लिखोगे बच्चे सर, तो क्या लिखोगे बोलो, आप लिखोगे म्यू जी ए। यस सर, फॉर्मूला क्या लिखोगे भाई बोलिए, लिखेंगे साइन 60 डिवाइड बाई साइन 30। यस सर, क्यों, साइन आई बाई कितना हो गया, साइन आर। साइन 60 कितना होता बोलो, √3/2, और साइन 30 कितना होता बोलो, 1/2, कट के कितना गया बेटा, √3 आ गया, 2 हो गया। एंड फाइनली अब आते हैं सर कहां बेटा, आप जाते हो वाटर से ग्लास की तरफ, लिखोगे क्या बेटा जी, आप लिखोगे म्यू जी डब्ल्यू, सेकेंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम। सर इस बार लिखेंगे आप यहां पे साइन 45 डिवाइड बाई साइन थीटा। यस, साइन 45 बाई साइन थीटा। इसको कैसे लिखोगे बच्चे, आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सर साइन 45 1/√2 होता है बेटा, और यहां लिखोगे साइन थीटा। चलिए म्यू जी, मतलब इसके पीछे आप ए लगा सकते हो, मतलब इसके पीछे आप ए लगा सकते हो। क्या आपको म्यू जी ए पता है सर, यस, कितना बोलिए, √3। क्या आपको यह पता है सर, यस, √3/2। सर लिखा गया 1/2 साइन थीटा। बच्चे ध्यान से सॉल्व करो, ये कट जाएगा, ऊपर आएगा √2, और यहां लिखा गया 1/√2 साइन थीटा। बच्चे अगर निकालोगे साइन थीटा 1/2 आ जाएगा, कैसे, √2 इंटू √2 कितना होता है बेटा, 2 होता है ना। आपको पता है ये कितना होता है बच्चे, ये होता है साइन 30 डिग्री। ये लो भाई, तो थीटा क्या निकल गया, 30 डिग्री। ये लीजिए, इस तरह से मैंने आपको पूरा इस पे समझाया मैंने। आइए एक बार दोबारा समझाता हूं सर। क्वेश्चन ये था, एयर से वाटर, एयर से ग्लास, 60 45 60 30, एंड जब वाटर से ग्लास आप गए तो 45 थीटा से पूछा गया थीटा कितना होगा। सबसे पहले बच्चों मैंने एयर टू वाटर की बात की सर। यस, सेकेंड मीडियम वाटर है, लिखा गया म्यू डब्ल्यू ए, म्यू डब्ल्यू ए। सर लिखा गया साइन 60 बाई साइन 45, सॉल्व किया, वैल्यू √3/2 आ गया। सिमिलरली जब एयर से ग्लास की तरफ गए, लिखा गया म्यू जी ए। यस, साइन 60 बाई साइन 30, सॉल्व किया गया, √3 आ गया। अब लास्ट वाला जो है, जहां से थीटा आपको निकालना है, आप वाटर से कहां गए, ग्लास की तरफ गए, क्या लिखोगे, म्यू जी डब्ल्यू। यस, सेकंड मीडियम पहले, फर्स्ट मीडियम बाद में। आप लिखोगे साइन 45 बाई साइन थीटा, इसे लिखोगे म्यू जी डिवाइडेड म्यू डब्ल्यू, ए लगा देंगे आप, साइन 45 1/√2, यहां पे होगा साइन थीटा। यस, म्यू जी आपने निकाला, म्यू जी की वैल्यू √3, यहां निकाला √3/2, सॉल्व करने के बाद थीटा आपका क्या निकल गया, 30 डिग्री। तो जो अभी आपने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस पर एक क्वेश्चन था कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कैसे करेंगे भाई, वो मैंने आपको यहां पे सिखा दिया। क्लियर हुआ। तो ये छोटा सा पार्ट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते बच्चों, हाँ जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। अब आया रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। एक ग्लास का स्लैब है, हमें उसके थ्रू रिफ्रैक्शन करवाना है, थ्रू रिफ्रैक्शन करवाना है। कैसे, सुनना। नाउ वी हैव अ ग्लास स्लैब, वी हैव अ ग्लास स्लैब। ध्यान से सुनना बेटा, दिस इज ग्लास। इसके इधर का मीडियम भी एयर है, और बच्चे इधर का मीडियम भी क्या बोलो, एयर है, एयर टू एयर है। अब समय देखा देखो, ये वाला मीडियम एयर है, ये भी क्या आपका एयर है, मतलब पहला और लास्ट का मीडियम क्या बच्चे, एयर है। और ध्यान से देखो, ये सरफेस इस सरफेस के क्या है, पैरेलल है। दो कंडीशन ध्यान रखिए, इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम है, और ये दोनों सरफेस आपस में कैसे बच्चे, पैरेलल है, राइट। समय ने क्या किया, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज नॉर्मल राइट एंगल पे। अब मैंने क्या किया बेटा, यहां से एक रे को इंसिडेंट करवाया, लाइक दिस, दिस इज द इंसिडेंट रे। नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। सबसे पहले रे एयर से ग्लास की तरफ जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी सर। यस सर, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान रखिए बच्चे, आर की वैल्यू आई से क्या होगी, छोटी होगी सर, क्योंकि आप रेयर टू डेंसर जा रहे हैं। अब जब आप यहां पहुंचते हो सर, इस जगह पे आप फिर से यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, कर देंगे बेटा। देखो बेटा, अगर ये आर है 100%, ये एंगल भी क्या होगा, आर सर होता है ना, ऑल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हो गया। अब देखो ध्यान से, ये इनिशियल मीडियम क्या था, एयर, फाइनल भी कितना, एयर। जब रे यहां से बाहर निकलेगी, ध्यान रखिए सर, जब वो रे यहां से बाहर निकलेगी तो उतने डिग्री के एंगल पे बाहर निकलेगी जितने डिग्री के एंगल पे वो इंसिडेंस हुई थी। यही समझना बच्चों, ध्यान रखिए। अगर इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम है, अगर इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम है, और इनिशियल सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो 100% ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ये ग्लास स्लैब के अंदर होता है, करेक्ट है। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रे आपकी कहां गई, एयर टू ग्लास। क्या लिखोगे बताओ बेटा, आप लिखोगे म्यू जी ए।
आप लिखने वाले हैं यहां पे साइन आई बाई कितना हो गया, साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, हाँ जी, साइन आई बाई साइन आर। उसके बाद चलते हैं सर, आप जाओगे ग्लास से एयर, इस बार क्या लिखोगे, आप लिखोगे म्यू ए जी। क्यों भाई, यस, क्योंकि मीडियम फर्स्ट ग्लास हो गया, अगला मीडियम क्या हो गया, एयर हो गया, तो सेकंड मीडियम दिस। इस बार लिखोगे बच्चे आप यहां पे साइन आर डिवाइड बाई कितना बोलो, साइन आई। यस, पहले आई बाई आर, अब ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आइए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर डालूं, म्यू जी ए और लिखो यहां पे म्यू ए जी, तो हम लिख सकते हैं बेटा यहां पे साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, यहां लिखेंगे साइन आर बाई साइन आई। देखो यहां से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहां से कैंसिल, कट के कितना आ गया, 1। तो आपने क्या सीखा, आपने लिखा म्यू जी ए एंड लिखा गया म्यू ए जी इक्वल टू कितना हो गया, 1। इंपॉर्टेंट बात यह थी, ग्लास स्लैब के थ्रू मैंने आपको यह सिखाया कि अगर इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम है बच्चों, इसे कहते हैं ट्रैवर्स्ड मीडियम। यस, कंपटीशन की दुनिया में इसका नाम होता है ट्रैवर्स्ड मीडियम, सीबीएसई में नहीं बताया था। ट्रैवर्स्ड मतलब माला देखा आपने, आप जहां चलते हो लौट के वहीं आते हो, तो जिस माले के आपने मनके से स्टार्ट किया था लौट के वहीं पे आ गए, तो मनका दोनों क्या है, सेम है, वैसे क्लोज्ड हो गया। ये पहला है, ये क्या है, लास्ट है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रैवर्स्ड मीडियम। बीच में जितने मीडियम होते हो, अभी फिलहाल मैंने एक ही लिया, राइट। कंडीशन ये है बेटा, अगर पहला और लास्ट मीडियम सेम है और ये वाला सरफेस इस सरफेस के पैरेलल है, तो 100% एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। और ध्यान रखो, यहां देखो म्यू जी ए एंड म्यू ए जी दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। ये आपको क्लास 10 में ही पढ़ाया गया था, यहां बताने इसलिए जो ही था क्योंकि आगे जो मैं टॉपिक सिखाने वाला हूं सर वो सेम यही है, बट उसको थोड़ा 12th के अंदर या कंपटीशन के अंदर अलग तरीके से सिखाया गया। आइए उसको भी मैं आपको सिखाता हूं मैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। हाँ जी सर, नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यस सर, ये देखिए रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आप लिखना चाहो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी चलता है, या आप लिखना चाहो तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, ये देखा बच्चों, सर मैंने लिखा दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ऐसे, और अब मैंने एक रे को यहां पर इंसिडेंट करवाया। लीजिए बेटे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए बहुत सारी बात ये होती है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक रे को यहां पर इंसिडेंट करवाया गया, आपने एरो बना दिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सर इंसिडेंट रे को ऐसे बनाते, एरो ऐसे। देखो ऑप्टिक्स में ये चीजें गलत होती हैं। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से रे की तरफ होती है, ना कि रे से नॉर्मल की तरफ होती है। रे हमेशा नॉर्मल से झुकती है, इसलिए जो एरो होगा वो नॉर्मल से रे की रे की तरफ होगा। नाम है भैया रे ऑप्टिक्स। रे में एरो की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ध्यान रखिए जब भी आप एंगल बनाएं हमेशा नॉर्मल से रे की तरफ बनाएं। सो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। हो गया। अब मान लो ये दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप देख के बता सकते हो, अगर आर आई से बड़ा है तो रे रे क्या आपका डेंसर है। अब किया ये गया, इसके सामने ये जो इस रे के सामने रख दिया गया प्लेन मिरर। दिस इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। चलिए, और ये रे इस पर नॉर्मली क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। समझिए, आपको क्लास 9th या 10th में कहीं ना कहीं तो पढ़ाया गया मिरर के बारे में। सुनिएगा ध्यान से, दिस इज प्लेन मिरर। जी सर, ये नॉर्मल है जी। एक रे को इंसिडेंट करवाया गया, मान लो 45 डिग्री के एंगल पर, तो रिफ्लेक्ट भी होगा वो कितना, 45 डिग्री के एंगल पर ही होगा। पढ़ाया गया था ना। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों नॉर्मल से ही लिए जाते हैं। इसका मतलब अगर वो नॉर्मल पर इंसिडेंट हुआ तो नॉर्मल पर ही लौट जाएगा। यस, अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट हो गया तो उसकी आई वैल्यू कितनी होगी, 0, तो आर वैल्यू भी कितनी होगी, 0। वही कहानी है, यहां पे देखिए ध्यान से। जो यहां पे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, राइट, वो क्या करेगी, अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी। नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मली क्या होगी, वापस लौटेगी सर, और अपने ही मीडियम में क्या होगी, लौट जाएगी। यस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सो व्हेन अ रे इज पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अदर मीडियम, द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड। जो रे होती है रिफ्लेक्ट कर जाती है। When the refracted ray incident on the surface of normal mirror, when the refracted ray is incident on the surface of plane mirror normally, तो होगा क्या, वो जो रे रिफ्लेक्टेड रे है जो उस पर मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, वो अपनी बात को रिट्रेस करते हुए अपने मीडियम में क्या होगी, लौट जाएगी। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज क्या चीज, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट।
तो बेटा थोड़ा समझिएगा सर, आगे मैं आपको समझाता हूं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। हाँ जी, अब यहां पे आते हैं सर। चलो, सबसे पहले लिखा मैंने μ21। क्यों भाई μ21? सर आप पहले से दूसरे की तरफ गए तो दूसरे मीडियम का नाम पहले आएगा सर। क्या लिखोगे बच्चे? आप लिखोगे साइन आई डिवाइड बाय कितना, बोलो, साइन आर। जब रिवर्स हुआ तो अब ये पहले, ये क्या होगा, बाद, तो इस बार क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे μ12। यस, क्योंकि अब ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड, तो इस बार क्या लिखोगे, बोलो, साइन आर बाय कितना लिखोगे, साइन आई। यस, ये इंसिडेंट बन जाएगा, ये रिफ्रैक्शन बन जाएगा। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, μ21 एंड μ12 को, तो क्या लिखेंगे बोलिए? आप लिखेंगे साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, और आगे लिखोगे साइन आर डिवाइड बाई कितना हो गया, साइन आई। लो बेटा, ये कैंसल कट के कितना आ गया, 1। देखो ध्यान से, सो μ21 एंड μ12 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। द फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। एक छोटी सी बात, जैसे सपोज कीजिए अगर लिखा गया μWA इक्वल्स टू 4/3, है ना, μWA, और आपको अगर निकालना है μAW, तो रेसिप्रोकल कर दो भाई μWA, यही तो है। देखो ध्यान से, हम यहां चाहे लिख सकते हैं μ21 जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ μ12। पढ़िए सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सिमिलरली पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे? पढ़ेंगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है 4/3, और आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिवर्स कर दीजिए, क्या लिखोगे? सर इसको पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या लिखोगे, 3/4। इज इट क्लियर? तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये था। जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, रिफ्लेक्टर रे के रास्ते में कोई प्लेन मिरर रख दिया जाए और उस पर नॉर्मली इंसिडेंट कर जाए, तो रे अपने ही पाथ को रिट्रेस करते हुए अपने फर्स्ट मीडियम में लौट जाती है। लौटने के इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। एक्चुअली में रिवर्सिबिलिटी ऑफ मीडियम हो रहा है, ध्यान से देखो आप यहाँ पे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो अभी तक आपने जितना भी अभी पढ़ा है, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है बेटे, वो सब के सब आपने रिफ्रैक्शन का बेसिक पढ़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब रिफ्रैक्शन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, राइट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर अबाउट लेटरल डेविएशन। जी सर, अबाउट लेटरल डेविएशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल डेविएशन? होता क्या है, पहले इस बात को समझो। ये देखिए सर, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ये देखिए बेटा ध्यान से, लेटरल डेविएशन। इसको हम डी से लिख सकते हैं, कोई सिंबल कोई सा हो सकता है, चलो मैंने डी मान लिया। लेटरल डेविएशन, ये देखिए ग्लास स्लैब है बच्चे, इस ग्लास स्लैब की जो ये देख रहे हो, ये लंबाई, इसे कहेंगे टी। क्या कहोगे बेटा? टी। यस, दिस इज कॉल्ड एज टी। चूंकि ये ग्लास स्लैब है, राइट, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिख दिया मैंने म्यू। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर आप लिखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज म्यू, मतलब कहने का मतलब म्यू जी, मतलब कहने का मतलब म्यू जी ए इक्वल टू 3/2, इसका मतलब ये होता है। ठीक है सर, तो मैंने मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना बोलिए सर, म्यू है, राइट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास की जो थिकनेस है वो क्या है, टी के बराबर है, करेक्ट। अब आगे की कहानी सुनो सर, दो चीजों का पता चल गया, टी पता है और म्यू पता है। अब मैंने क्या किया बच्चे, यहां पे एक रे को इंसिडेंट करवाया, करेक्ट, और यहां पे मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस वन, ये देखिएगा मैंने पूरा यहां से यहां तक नॉर्मल ड्रॉ किया। मैंने मान लिया दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ये रे टू डेंसर जा रही है सर, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड कर गई सर। नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? देख बेटा, जब यहां पे पहुंचा मैंने क्या किया, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे, राइट। ध्यान से देखो, अगर ये आर है, ये वाला एंगल भी कितना हो गया बेटा, बोलो आर हो गया। क्यों? कहते हैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। जरूर बनाइए बेटा यहां पे, और देखो जब वो बाहर निकला तो सर उतने डिग्री के एंगल पे बाहर निकला जितने डिग्री के एंगल पे क्या था, वो इंसिडेंट हुआ था। अभी समझाया था, ये दोनों पैरेलल हैं। मीडियम क्या है, ये देखो, ये मीडियम भी क्या बच्चे, एयर है, ये मीडियम भी क्या है, एयर है, दैट्स व्हाई दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम। तो भाई यहां पर लेटरल डेविएशन क्या है, अब समझना, व्हाट यू मीन लेटरल डेविएशन, मैं आपको समझाता हूं सर। लेटरल डेविएशन सीखे, ये देख रहे हो जो इंसिडेंट रे, इसको जाना चाहिए था सीधा, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, गया नहीं गया ना बेटा। और अगर मैं यहां से इसको मिला दूं ऐसे परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक। अगर मैं इस, हाँ जी, इसको यहां से परपेंडिकुलर मिला दूं, तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो सर, दिस वन, दिस इज कॉल्ड अ लेटरल डेविएशन। फिर से सुनो,
इस रे को जाना चाहिए था सीधा, गया नहीं। अपने इस ट्रैक से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से देखो जाना चाहिए था सीधा और फिर निकला ऐसे, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक तरह से पैरेलल जा रहे हैं सर। तो अपने रियल ट्रैक से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, अपने रियल ट्रैक से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वो बेंड हो गया, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लेटरल डेविएशन। यस, हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, अब कुछ बातें को सीखो। ये लो भाई, हमने क्या किया, इस पॉइंट का नाम दिया ए, बेटा यहां दिया मैंने बी, यहां दिया मैंने सी, चलो यहां दिया मैंने डी, सर यहां दिया मैंने ई, इसको मैंने मान लिया एफ, ये लो भाई यहां मैंने मान लिया जी, ये क्या मान लिया मैंने, एच मान लिया। अब पूरी बात ध्यान से सुनो सर, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। चलिए सर देखो, अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, पूरा आई, देख लो वर्टिकल एंड अपोजिट। और ये आपका आर है तो ये कितना हो गया, आई माइनस आर। कितना हो गया बेटा, बोलो, आई माइनस आर। फिर से सुनो, देखो ध्यान से, अगर ये वाला एंगल आई है 100%, तो इसके वर्टिकल अपोजिट ये एंगल पूरा कितना हो गया, आई हो गया। और आपने ये पहले आर मान रखा था, कितना हो गया, आई माइनस आर। क्लियर हो गया। अब आइए बच्चे, अब जब बात को समझते हैं। हाँ जी सुनिए, अब मैंने इस ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, ट्रायंगल ए डी सी। आइए मैंने यूज किया इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी। यस, ध्यान सुनो, राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में अगर मैं यहां से निकालता हूं साइन थीटा, मतलब साइन आई माइनस आर, ये लो साइन थीटा, परपेंडिकुलर कितना हो गया, डी, और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, एसी। चेक कर ले बेटा ध्यान से, देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर और कितना हो गया, हाइपोटेन्यूस। बच्चे अगर डी निकालते हो तो लिखोगे एसी और लिख सकते हैं साइन आई माइनस आर। चलो जी मैंने निकाल लिया। अब सवाल उठा, क्या आपको एसी पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, वो भी निकलेगा। अब जा ध्यान से देखो, फिर मैंने यूज किया बेटा इन राइट एंगल ट्रायंगल। जी सर, लिखा मैंने ए बी सी। यस सर, हमने यूज किया ए बी सी। बेटा अगर मैं यहां से निकालता हूं कॉस आर, कॉस थीटा, तो लिखोगे बेस ए बी और हाइपोटेनियस कितना हो गया, ए सी। बच्चे देखो, अगर निकालते हो ए सी तो बेटा आप निकालेंगे ए बी डिवाइड बाई कितना हो गया, कॉस आर, ए बी बाई कॉस आर। आपको पता है ये जो ए बी लेंथ है, यस, इस लेंथ के क्या है, बराबर है, और ये कितना गिवन है, टी, तो लिखा गया टी डिवाइड बाई कॉस आर, और कॉस आर को लिख सकते हो यहां पे सेक आर। कैसे भाई, 1 cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक थीटा। ओके, सबने एसी निकाल लिया। तो देख बेटा, अब जो डी निकला वो निकला एसी, मतलब लिखा गया टी सेक आर और इन में ब्रैकेट साइन आई माइनस आर। चलो जी, मैंने मान लिया इसको फर्स्ट, तो क्या हमारा आंसर निकल गया, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनो, आपको पता क्या क्या होता है, गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस, आपको क्या गिवन है, टी गिवन है, और आपको क्या गिवन है, म्यू। यस, ग्लास स्लैब का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, आपको टी गिवन है, और इस सरफेस पर जो रे इंसिडेंट हो रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। यस, वो कहेंगे 60 डिग्री के एंगल के लिए, 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इस ग्लास स्लैब का लेटरल डेविएशन कितना होगा। तो आपका कौन सी चीज अननोन है बेटा, यस सर, ध्यान से देखो, आपके पास आर नहीं पता है, ठीक है, तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, आ जाओ ध्यान से सुनो। हम लिख सकते हैं म्यू, म्यू तो पता है बेटा ना, आई पता है, यस, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, यहां के लिए। चलिए अब अगर यहां से निकालते हो साइन आर, तो लिखोगे आप यहां पे साइन आई बाई कितना, बोलो, म्यू। तो जो आर निकलेगा चैंपियन, वो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स, और लिखा गया साइन आई बाई कितना, बोलो, म्यू। ये लो, हमने आर निकाल लिया, क्योंकि हमें आई पता है, क्योंकि हमें म्यू पता है। आइए अब अगर हम फ्रॉम फर्स्ट पहले में इन वैल्यूज को पुट कर दें आर को, तो देखो ध्यान से, फिर तो लिखा गया डी, निकालना है टी, सर लिखा गया सेक आर, आर की जगह लिखोगे बच्चे यहां पे ऐसे, सर लिखेंगे साइन इनवर्स, और लिखा गया साइन आई बाई म्यू, आगे डॉट लगा के, सर यहां लिखा गया साइन आई, और आर की जगह लिखा गया फिर से, सर लिखा गया साइन इनवर्स, और लिखा गया साइन आई बाई कितना, बोलो, म्यू, एंड कंप्लीट, दैट्स योर लेटरल डेविएशन। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल डेविएशन। तो जनरली न्यूमेरिकल्स में अगर इसको लगाया जाए तो आसान होता है, क्योंकि अल्फाबेट्स के फॉर्म में, तो इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है ना। जैसे वो कहेंगे भाई ग्लास स्लैब की थिकनेस मान लो 10 सेंटीमीटर, टी पता चल गया,
वो कहेंगे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वो गिवन है आपको सर। वो कहेंगे भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बोलो 60 डिग्री गिवन है, आई पता है, तो पहले ही आर निकाल लो, आर निकल जाएगा, वैल्यू पुट करोगे फटाफट आपका आंसर आएगा। मतलब खेल किसका है? खेल दो ट्रायंगल्स का है। मैं आपको थोड़ा समझा दूं, ये देखिएगा, खेल इस ट्रायंगल का है, एक जिसको मैंने हाईलाइट यहां पे किया बेटा, एक तो इस ट्रायंगल का है, एंड दूसरा खेल जो है वो आपका इस ट्रायंगल का मिलेगा। आप देखिएगा सर, सॉरी इस ट्रायंगल का है, दिस वन, ये देख रहे हैं, हमें इन दोनों ट्रायंगल पे फोकस करना है सर। यहां से निकालना साइन थीटा, यहां से क्या निकालना कॉस आर, एक दूसरे को पुट करेंगे और फाइनली म्यू इक्वल्स टू साइन आई से, साइन आई बाय साइन आर से आर निकालेंगे, पुट करने के हमारा लेटरल डेविएशन आ जाएगा। तो लेटरल डेविएशन जब रेस पे इंसिडेंट हुई उसे जाना चाहिए था सीधा, राइट? वहां से राइट एंगल पे बेंड हुई और फिर निकल गई। राइट एंगल पे जितनी डिस्टेंस से वो बेंड हो गई, दैट perpendicular distance is called as lateral deviation. Is it clear? तो रिफ्लेक्शन में आपके पास ये भी एक टॉपिक था, lateral deviation. क्लियर? चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते बच्चों। हाँ जी, आइए अब आएगा सर रिफ्लेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। मैंने बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा था बच्चों से TIR। क्या लिखते हैं? TIR। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है TIR, करेक्ट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए तो पहले मैं आपको समझाता हूं सर होता क्या है। हाँ जी, चलिए सर देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों ध्यान से देखो सर, ऊपर का मीडियम रेयर है और इधर का मीडियम डेंसर है। ऊपर का मीडियम रेयर है और नीचे का मीडियम क्या है? डेंसर है। लो भाई सर, मैंने यहां पर एक ऑप्टिकल सोर्स रखा जो रेस को निकालेगा। सोर्स है कहां भैया? डेंसर मीडियम में है, सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल मीडियम। और ये कैसा हो गया? एक्सटर्नल मीडियम। सुनो ध्यान से, सोर्स जिस मीडियम के अंदर है वो उसके लिए इंटरनल है, उसके लिए बाहर वाले को क्या कहोगे? एक्सटर्नल। मतलब इस सोर्स के लिए इंटरनल मीडियम डेंसर है और एक्सटर्नल मीडियम क्या है? रेयर है। चलिए अब इस सोर्स से तमाम रेस बाहर निकलेंगी। ये लो भैया, सबसे पहली रे बाहर निकली, ऐसे ड्रॉ किया, ये देखिए ध्यान से। Now this angle is called as angle of incidence, लिखा गया I1, and this angle is called as angle of refraction, लिखा गया R1। और ध्यान से देखो, जो यहाँ पे R1 है बेटा वो I1 से क्या है? बड़ा है। यस सर, क्योंकि आप डेंसर टू रेयर जा रहे हो तो नॉर्मल से दूर जाओगे। चलो जी, अब जो दूसरी रे निकली, यस सर ध्यान से देखना सर, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है जो I1 से क्या है? बड़ा है। एंगल बढ़ रहा है तो R वैल्यू भी बढ़ेगी सर। ये लो जी, सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कितना हो गया? R2। कुछ देखा आपने कि जब कोई रे डेंसर टू रेयर जा रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार बढ़ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर भाग रही है, नॉर्मल से दूर भाग रही है। अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, अब एक रे निकलती है सर, ओके एक रे निकली सर, सर किसी प्रॉपर एंगल पे इंसिडेंट हुई, देखा गया रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्ट होते होते 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर गया। जी देखो ध्यान से, आई लगातार बढ़ रहा है, आर भी क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से कहां जा रही है? दूर जा रही है। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा किसी सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से राइट एंगल पे क्या होगी? बेंड कर जाएगी। सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला गया? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। हो गया? देखो कहानी यहां से स्टार्ट होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये एक रे होगा, अब इसके आगे भी रेस जाएंगी। चलो भाई अब इसके आगे भी रेस जाएंगी, देखिएगा ध्यान से। इसके बाद जितनी भी रेस जाएंगी आगे, इसके बाद मैं इसके बाद कर रहा हूं, इसके बाद जितनी भी रेस जाएंगी ऑफ कोर्स उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि आई इक्वल्स टू सी माना आपने क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आई सी से बड़ा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 से क्या होगा? बड़ा होगा। सिंपल बात है भाई, आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। इस एंगल पे 90 है तो इससे ज्यादा एंगल पे 90 से क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो सर जैसे ही 90 से ज्यादा हुआ ये अपने मीडियम में लौट गया। यस सर, अगर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों का मीडियम सेम हो गया तो फिर रिफ्लेक्शन कहां रहा? वो तो रिफ्लेक्शन हो गया। यस ये देखो सर, ये वाटर में गई और वाटर में ही लौट आई, डेंसर में गई डेंसर में ही लौट गई। द फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अब पढ़ना सर, लिखा गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहले इस पे और टोटल मतलब इसके बाद सारी की सारी, इसके बाद सारी की सारी इंटरनल मतलब अपने ही डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्टेड लौट जाती है। ध्यान सुनिए, इसके बाद
मतलब I इक्वल टू C पर जब R इक्वल टू 90 है, उसके बाद टोटल मतलब सारी की सारी जितनी भी रेज जाएंगी सारी की सारी इंटरनल अपने ही डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्टेड लौट जाती हैं एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस क्या हुआ भाई? सिंपल सा कंडीशन होता भाई, पहला रे का मोमेंट हमेशा डेंसर टू कहां होना चाहिए? रेयर। डेंसर टू रेयर, तभी रे नॉर्मल से दूर हटेगी, अपने मीडियम में लौटने की कोशिश करेगी। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा? बड़ा होगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस? यस, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से राइट एंगल पे क्या होती है? बेंड कर जाती है। मतलब यहां पे टीआईआर होता नहीं है बेटा, ना टीआईआर तो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है? इसको कहते हैं हम लोग जस्ट टीआईआर, जस्ट टीआईआर मतलब होने ही वाला है, हुआ नहीं, उसके बाद हो जाएगा। तो एक्चुअल में I इक्वल टू C, राइट, डेंसर टू रेयर मूवमेंट के लिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पर जस्ट टीआईआर की कंडीशन बन जाती है। उसके बाद अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस C से बड़ा हो गया तो रे अपने डेंसर मीडियम में लौट जाएंगी उसके बाद, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक शॉर्ट समझ देता हूं मैं कि जब कोई रे डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो हमेशा नॉर्मल से क्या होती है? दूर जाती है। किसी सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जाकर के रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर जाती है। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड ए क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज जस्ट टीआईआर। उसके बाद वो तमाम रेस जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर इफेक्ट होने की वजह से अपने ही डेंसर मीडियम में लौट जाती है एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड द कंडीशन फॉर टीआईआर, पहला I should be greater than C, and दूसरा the moment of ray is always from denser to rare medium. Is it clear? And what is critical angle of incidence? Sir, TIR के लिए ये वो angle of incidence है जब कोई रे डेंसर टू रेयर मूवमेंट में हो तो किसी प्रॉपर एंगल पे रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। सो दैट एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अब थोड़ी बातें समझते हैं यहां पे। आइए सर, हम गए डेंसर टू रेयर तो आप लिखा गया म्यू आर डी। यस सर, सेकेंड मीडियम ये है, फर्स्ट मीडियम हमारा ये। यस सर, सेकेंड मीडियम ये है, फर्स्ट मीडियम आपका ये है। तो क्या लिखोगे सर? आप लिखोगे सर यहां पे साइन सी डिवाइड बाई साइन 90, साइन सी बाई साइन 90, साइन सी बाई साइन 90। आपको पता है म्यू आर डी सर लिखा गया सिर्फ साइन सी। साइन 90 कितना होता है? 1। अब बात को समझना, सपोज करो ये एयर है, ये क्या आपका वाटर है। आपको पता न्यूमेरिकल में क्या गिवन होगा? आपको क्या म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 4/3, ठीक? आप पीछे क्या लगाओगे इसके सर? आप लगा दोगे एयर। अब बोलना बेटा, अगर इसको ठीक से लिखा जाए तो ये तो म्यू डी आर हो गया ना। म्यू डी आर मतलब ये हो गया रेयर, ये क्या हो गया? डेंसर। मतलब हमारे न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल्स के अंदर सब म्यू आर डी तो गिवन नहीं होता है, हमें क्या गिवन होता है? म्यू डी आर। इसका मतलब अगर मैं लिखूं सर म्यू डी आर, जिसको हम सिर्फ म्यू भी लिख सकते हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ म्यू आर डी। अभी समझाया था ना, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यस, लिख सकते हैं आप। तो अगर लिखोगे आप यहां से म्यू तो क्या लिखोगे? बोलो 1/sin c। तो जो म्यू लिखा गया वो लिखा गया कोसेक सी। यस, साइन सी का उल्टा क्या होता है? कोसेक सी। बेटा अगर आप यहां से सी निकालोगे तो क्या लिखोगे? कोसेक इनवर्स म्यू। इट मींस क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स म्यू। तो टीआईआर क्या होता है? टीआर के लिए कंडीशंस क्या होती हैं एंड टीआर के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? आप चाहो तो ऐसे लिख सकते थे कि साइन सी इक्वल्स टू 1/μ, वो भी चलता। देखिए साइन सी यहां कर दिया, म्यू यहां कर दीजिए, तो साइन सी इक्वल्स टू 1/μ होता है एंड फिर सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/μ, वो भी आपका करेक्ट था, बट इस फॉर्म में आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। करेक्ट? सो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। करेक्ट? अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको मैं आपको समझाऊंगा जो हमारे कंपटीशंस में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। मछली तालाब में रहती है बेटा, है ना? तो मछली तालाब में वाटर सरफेस से गहराई पर है, किसी सर्टेन डेप्थ पे है। चलो वहां पे बैठी हुई है सर, आराम से लेटी हुई है, और वो बाहर की दुनिया में देखना चाहती है, बाहर की दुनिया में देखना चाहती है। तो अंदर ही अंदर पानी के अंदर लेटे लेटे सब वो बाहर की दुनिया, वो बाहर वाटर सरफेस पे कितनी एरिया में देख सकती है, ठीक है? अगर वो कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, आइए हम आपको समझाते हैं। पहले रफ वर्क, फिर बनाएंगे उसका फेयर। बच्चे सुनो, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, यहां ध्यान से सुनना बेटा। ऊपर आपका एयर है और नीचे क्या बोलो? आपका वाटर है, राइट? सपोज करो यहां पे फिश है, कुछ मैंने इस तरह से बना दिया फिश। अब मेरे को फिश बनाने नहीं आता है, मान लिया फिश ऐसे बन गया, मान लो।
दिस इज द फिश, करेक्ट। अब वो वाटर से एयर की तरफ देखेगी, बाहर की दुनिया में देखना चाहता है, एक्सटर्नल वर्ड यही तो है बेटा। चलिए, तो जो रे यहां से जाएगी सर, वो नॉर्मल से कहां जाएगी, दूर जाएगी, ऐसे। चूंकि रे बाहर निकल गई तो इस रे के साथ बाहर वो देख सकती है। सब वो ऐसा 90 डिग्री तक देख सकती है बस, जी सर 90 डिग्री तक, क्योंकि उसके बाद अगर 90 डिग्री से ज्यादा रह गई तो अपने मीडियम में लौट जाएगी, फिर देख नहीं पाएगी सर। मतलब सर इसको कहेंगे सी क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस तक ही वो बाहर देख सकती है, क्योंकि जो रे निकली वो वाटर पे भी है और एयर में भी है, वो इस रे के सहारे अभी भी देख सकती है। सिमिलरली वो इधर भी देख सकती है ऐसे करते हुए 90 डिग्री के एंगल पे। ये एंगल क्या बनेगा आपका, सी बनेगा, है ना। तो ध्यान से देखो, अगर वाटर सरफेसेस पे इन तमाम पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो वाटर सरफेस पे क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, राइट। अगर आप इस सर्कल की एरिया को निकाल लेते हैं, इसी को कहते हैं एरिया ऑफ विजन फॉर फिश ऑन वाटर सरफेस। यस, फिश जो कि वाटर सरफेस से सर्टेन डेप्थ पर है, उस डेप्थ से वाटर सरफेस पे कितनी एरिया में देख सकते हैं, ऐसा हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आइए हम इसका ये रफ फिगर था, फेयर फिगर बनाते हैं और आपको समझाते हैं। ये देखिए बेटा, ये देखिए, तो आइए हम इसको समझाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, थोड़ा बनाते हैं बेटा। ये देखिए, हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस तरह से, करेक्ट। और मैंने यहां ड्रॉ किया फिश, मैंने मान लिया एफ, राइट। सर देखिएगा ध्यान से, सर रे आपकी यहां गई और एक रे आपकी यहां पे गई, करेक्ट। मैंने क्या किया, इसे नॉर्मल पे बेंड कर दिया ऐसे बेटा, इसको मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां पे नॉर्मल पे क्या किया, बेंड कर दिया। सर ध्यान से देखिए, नाउ दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इसको क्या कहोगे, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चे इसे क्या कहेंगे आप, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। और मैंने मान लिया इस फिश की जो गहराई है बच्चे, वो कितना बोलो, डी है, करेक्ट। पूरी बात ध्यान से सुनना, ओके। ये 90 डिग्री बच्चे, करेक्ट। और फिर मैंने नाम लिख दिया, चलो यहां लिख दिया मैंने ए, यहां आपने एफ लिखा है बेटा, यहां लिख दिया मैंने ओ, यहां क्या लिख दिया मैंने, बी, करेक्ट। देख बेटा, अगर ये सी है, ये भी सी होगा मैथमेटिकली। सर अगर ये सी है, ये भी सी होगा आपका मैथमेटिकली, करेक्ट है। अब कुछ बातों को समझिए जी, ओके। सो दिस इज वाटर, लो जी मैंने वाटर बना दिया, थोड़ा सा इंपैक्ट दे दिया, आपको लगे भाई कि हाँ पानी के अंदर वो है, ये देखिए। तो मैंने क्या किया, वाटर का इंपैक्ट दे दिया थोड़ा सा, आइए सर, करेक्ट। अब पूरी बात ध्यान से सुनना, आपको क्या क्या पता है, एक तो डेप्थ पता है एंड दूसरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, करेक्ट है। अब सुनिए सर, हमें ये जो एरिया बनी ना सरफेस पर, ये एरिया, इसी को कहते हैं एरिया ऑफ विजन सर्कल फॉर फिश। ये सर मान लिया गया, ये जो रेडियस है यहां से यहां तक आर है, ये भी रेडियस कितनी होगी बेटा, आर है, करेक्ट है। और ये है मेरा एरिया, हमें इस एरिया को ही क्या करना बच्चे, कैलकुलेट करना। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ विजन फॉर फिश, जो कि वाटर सरफेस से डी गहराई पर है, राइट। आ जाइए, तो अब जरा समझिए बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया फॉर TIR, आपने कहा कि साइन सी इक्वल्स टू 1/μ, कहा था ना कि भाई या तो ये लिख लो या तो कोसेक सी इक्वल्स टू म्यू लिख लो, बात तो एक ही है बेटा। जरा इस ट्रायंगल को बाहर निकालना, ये देखो ध्यान से, यहां पे ऐसे लिखा मैंने AOF, ये लो AOF, ये वाला एंगल आपका सी है, राइट। बताएंगे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, लिख दिया मैंने 1, या लिखा मैंने म्यू। चलो इस ट्रायंगल से साइन निकालना बेटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, देखो मैच कर गया। अगर ये म्यू है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकाला गया निकलेगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। फिर से सुन लो, इस ट्रायंगल को बाहर निकाला मैंने AOF, राइट। ये एंगल कितना बोलो, सी है। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, लिख दिया मैंने 1 म्यू, यहां से देख के निकालो साइन थीटा 1/μ, मैच कर गया। पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये निकलेगा। सर इसी ट्रायंगल को एक बार आप और बनाइए, बना लिया बेटा, ये देखो यहां लिखा A, यहां लिखा O, यहां लिखा F, और एंगल क्या बनाया, C बनाया। बच्चे ध्यान से देखो, ये आपका R है, ये कितना बोलो, D है। यस, ये R है, ये कितना बोलो, D है। अब इन दोनों ट्रायंगल से आप tan C निकालो। चलो भाई, अगर निकालते हो tan C, परपेंडिकुलर बाय बेस 1/रूट के अंदर क्या लिखोगे, म्यू स्क्वायर माइनस 1, यहां क्या लिखोगे, R/D। इन दोनों को आपस में लीजिए, देखिए tan C 1/this, tan C this by this, यहां से निकालोगे R तो निकलेगा D, रूट के अंदर आप लिखोगे म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्या आपने R निकाल लिया, यस सर। तो अगर आपने R निकाल लिया तो बच्चे आपने एरिया निकाल ली, कितनी बोलो, पाई R का स्क्वायर जी। अब आप क्या करेंगे बच्चे,
आर की जगह पुट करेंगे डी, रूट के अंदर यहां लिखेंगे म्यू स्क्वायर माइनस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है। तो फाइनली जो आपका एरिया निकला चैंपियंस, वो निकला पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट के अंदर म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये बच्चे स्क्वायर है, राइट। सो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्या आपको डी पता है? यस। क्या आपको म्यू पता है? यस सर। और आप वैल्यू पुट कर दोगे, आपका एरिया ऑफ विजन सर्कल निकल जाएगा फॉर फिश। किसके साथ आज निकाला गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टीआर का ये एक बेस्ट एप्लीकेशन है। अब एक छोटी सी बात, टॉपिक ये है, अगर ये फेस ऊपर की तरफ मूव करे एक सर्टेन वेलोसिटी से, इफ द फेस मूव्स अप विद अ सर्टेन वेलोसिटी, और मूव करते करते वो अपर लेवल से सर्टेन डेप्थ पे पहुंचे, तो उस इंस्टेंट पे ये जो एरिया है उसके अंदर क्या चेंज होगा? इट मीन वी वांट टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ विजन सर्कल। वी वांट टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ विजन सर्कल। मतलब जो मछली रेस्ट में थी, अगर वो वर्टिकली अपवर्ड मूव करना चालू करे, तो वाटर लेवल से सर्टेन डेप्थ पे पहुंचने के बाद एरिया ऑफ विजन सर्कल पर सेकंड कितनी रेट से चेंज हुआ, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट? आइए हम देखते हैं। तो छोटी सी बात समझ लीजिएगा बेटा आप लोग। हाँ जी, ये देखिए आपने निकाला ए इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। सपोज करो अगर आप डी को एच लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? सिंबल तो है बेटा, हम एच लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे बोलो? आप लिखोगे पाई एच स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। निकालना क्या है? हमें निकालना है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। मतलब वी वांट टू फाइंड डी ए बाई डी टी। सिंपल सी थ्योरी है भाई, डी ए बाई डी टी है। ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। आइए, हमने दोनों साइड को कर दिया डिफरेंशिएट, तो लिखा डी बाई डी टी ऑफ एरिया। बच्चे यहां पे पाई डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया गया और लिखा गया डी बाई डी टी ऑफ कितना बोलो? एच स्क्वायर। सर इसको सॉल्व किया गया तो लिखा गया डी ए बाई डी टी। सर लिखा गया पाई डिवाइड बाई, सर लिखा गया म्यू स्क्वायर माइनस 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, निकलेगा 2h, और यहां लिखा गया dh बाई डी टी, dh बाई डी टी, 2h dh बाई डी टी। ओके, हाँ जी सर, थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चे इसको थोड़ा। अब हाँ सर, अब हम क्या करेंगे सर? सर बट यहां लिखा गया dh बाई डी टी इक्वल्स टू v, सर लिखा गया अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ फिश। इसको लिख देते हैं v, क्योंकि आपको गिवन होगा कि मछली इतनी वेलोसिटी से कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। तो सर अगर लिखेंगे आप यहां बेटा, तो लिखेंगे डी ए बाई डी टी। सर लिखा गया 2 पाई एच, यस सर, डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1, और साथ में क्या लिखा गया? v। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ विजन सर्कल फॉर अ फिश, अगर वो फिश इतनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाए और जब वो अपर लेवल से सर्टेन डेप्थ पर पाई जाए। सो दिस इज अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इसका पहला पार्ट था। लीजिए आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास से फिर से मिलेंगे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। और अब टाइम बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करेंगे और मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, थैंक यू।